वेलकम बच्चों। आज हम इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक एक्सटेंशन के बारे में समझेंगे दो अच्छी प्रॉब्लम से। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि देयर इज द बॉल ऑफ मास m 1 kg मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ द सेम मास एंड द कोलिजन इज ऑब्लिक विथ थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इस तरह से कुछ कोलिजन हो रहा है। Assuming the balls are smooth, that means यहाँ पे कोई friction नहीं है, then you have to find the kinetic energy of the striking ball that turn into elastic potential energy at the moment of maximum deformation. That means तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें एक्चुअली निकालना है मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इलास्टिक कोलिजन को पढ़ते समय हमने कैसे पढ़ा था कि इलास्टिक कोलिजन कैसे होता है। मान लो ऐसे किसी सरफेस पे दो बॉल्स हैं जो कि इलास्टिकली कोलाइड करने वाली हैं, एक बॉल ये एक बॉल ये। अगर हेड ऑन की बात करें, ऑब्लिक नहीं होता, तब ये प्रॉब्लम बहुत ईजी होती। कैसे होती? सपोज करो ये v वेलोसिटी से आके कोलाइड करता, तो जस्ट कोलिजन का, मान लो कोलिजन का जो इंटरवल है, मान लो कि dt टाइम के लिए, बहुत छोटा टाइम dt के लिए ये दोनों एक दूसरे के टच में रहे। इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा होगा, ये जब ये वाली बॉल इस वाली बॉल को पुश कर रही होगी तो इस सरफेस पे कुछ कंप्रेशन हुआ होगा। ये भी कंप्रेस हो गया, ये भी कंप्रेस हो गया। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये कंप्रेशन फुली इलास्टिक होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम इलास्टिक कोलिजन को मॉडल करते समय हम कुछ इस तरह मॉडल करते हैं कि एक बॉल मान लो ये है, दूसरी बॉल ये है, ये दोनों रिजिड बॉल्स हैं, तो हम एक स्प्रिंग अज्यूम कर लेते हैं, आइडियल स्प्रिंग अज्यूम कर लेते हैं इनके बीच में, और तब हम इस मोशन को एनालाइज कर लेते हैं। तो क्या होगा, अगर ये मान लो दोनों का मास m है, ये v से जा रहा हो, इस स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम कब होगा? ये v क्या होगा, धीरे धीरे इस स्प्रिंग को पुश करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी और इसकी वेलोसिटी घटने लगेगी। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी इनिशियली v थी बाद, और इसकी 0 थी, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटने लगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मान लेते हैं कैपिटल V और कैपिटल V। यही वो टाइम होगा जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स यही वो टाइम होगा जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड गेट्स मैक्सिमम। तो ये तो कहानी है अगर हेड ऑन कोलिजन होता, एक ही लाइन में होता तब, बट यहाँ तो ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है। इसमें क्या करेंगे आओ देखते हैं। सपोज करो ऐसा कुछ सिस्टम है और ये v वेलोसिटी से जा रहा था इनिशियली, जस्ट बिफोर द कोलिजन ये कंडीशन है। थीटा हमें पता है 37 डिग्री। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v साइन थीटा और दूसरा होगा v कॉस थीटा। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन फोर्स होगी वो नॉर्मल ही होगी, रेडियल टू रेडियल होगी, n मान लेते हैं नॉर्मल। अब ये जो फोर्स है नॉर्मल, ये इस वेलोसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है। दैट मीन्स ये वाली बॉल कोलिजन के पहले भी, कोलिजन के दौरान भी और कोलिजन के बाद भी v साइन थीटा से ही मूव करती रहेगी। दैट मीन्स अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा हो तुम्हारा, y ऐसा और x ऐसा, तो y वाला कंपोनेंट वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, अब चेंज क्या होगा, ये वाला। दैट मीन्स हम अगर इस बॉल को ये वेलोसिटी इग्नोर कर दे, भूल जाएं, और कुछ ऐसा सोचें कि ये इधर v कॉस थीटा से ही जा रहा था पहले भी, दैट मीन्स ये v कॉस थीटा से जा रहा था और कोलिजन हुआ, इससे हेड ऑन कोलिजन हुआ, वन लाइन कोलिजन हुआ, तब मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे क्या हो रहा होगा, इस टाइम पे हम मान लेते हैं कि कंप्रेशन मैक्सिमम है। तो क्या हमने कंडीशन बताई थी कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। मान लेते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे इसकी वेलोसिटी कैपिटल V तो इसकी भी कैपिटल V, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन है, और ये वाली वेलोसिटी इस बॉल की कितनी रहेगी, सेम रहेगी, v साइन थीटा। तो ये वाली उतनी रह गई v साइन थीटा।
तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन है और ये इनिशियल कंडीशन है जस्ट बिफोर कोलिजन। इन दोनों के बीच में क्या कांस्टेंट होगा? इन दोनों के बीच में दो कांस्टेंट होंगे। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो क्या क्या कंजर्व होगा? पी कंजर्व होगा और टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। एनर्जी क्यों कंजर्व होगी? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो पहले आओ मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। मोमेंटम किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी इनके बीच में फोर्स है एन वो इंटरनल फोर्स है। दैट मीन्स इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम लिखो, क्या है? एम वी कॉस थीटा इज, यहाँ पे मोमेंटम क्या? एम वी प्लस एम वी, दैट इज 2mv। दैट मीन्स वी क्या मिल गया? v इज इक्वल टू वी कॉस थीटा अपॉन 2, ओके। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी? यहाँ पे v जस्ट बिफोर द कोलिजन सिर्फ यही एक वेलोसिटी थी और ये तो रेस्ट पे था। तो एनर्जी बिफोर क्या है? मान लेते हैं इसकी हाफ एनर्जी बिफोर हो गई हाफ mv²। ये हो गई एनर्जी बिफोर। दिस शुड बी एनर्जी आफ्टर। यहाँ पे एनर्जी क्या क्या होगी? एक इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी, एक इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी, एक इनके बीच के कंप्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी, वो मान लेते हैं P। तो काइनेटिक एनर्जी पहले लिखो, इसकी क्या आएगी? हाफ m ऊपर वाली वेलोसिटी की वजह से v sin θ² प्लस हाफ mv² ये और हाफ mv², दैट मीन्स ऐड होके कितना हो जाएगा? हाफ 2mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कंप्रेशन। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इस समय कंप्रेशन मैक्सिमम है, तो P, यही P हमें निकालना है, ठीक है। अब ये ले जाके तुम अरेंज कर दो तो ये हो जाएगा हाफ mv² cos² थीटा माइनस mv², दिस इज इक्वल टू P। अब V की वैल्यू तुम यहाँ उठा के रख दो ये वाली और इसको सॉल्व कर दो। थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री है तो कॉस थीटा हो गया 4/5 और ये तुम रख दो सारी वैल्यू तो P मिल जाएगा तुम्हें 4 जूल्स और यही इसका आंसर है। सो ऑब्लिक कोलिजन्स में कंप्रेशन एनर्जी कैसे निकालनी है वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखने में सिंपल लग रहा है बट थोड़ा डीप इन्वॉल्व है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड इज हेल्ड एट रेस्ट बाय अ फोर्स P। तो ये एक यूनिफॉर्म एक स्प्रिंग है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। इसको पहले P फोर्स से पुश किया हुआ है और इस P फोर्स की वजह से इसमें L1 कंप्रेशन है इस स्प्रिंग में, L1 कंप्रेशन। अब क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ P सडनली वी हैव चेंज द डायरेक्शन, उल्टा कर दिया इस फोर्स को। ये देखो यहाँ पे लिखा है सडनली। तब मान लो ये ब्लॉक कुछ यहाँ तक आ गया और इसका जो एक्सटेंशन होगा L2, हमें ये निकालना है कि L2 अपॉन L1 क्या होगा, ठीक। तो अब इसमें ये देखो तुम कि सडनली इम्पॉर्टेंट है। अगर यही काम धीरे धीरे हो रहा होता तब कहानी बहुत इजी होती, लेकिन चूंकि सडनली हो रहा है तो कुछ इसमें सस्पिशियस है। क्या सस्पिशियस है वो बताता हूँ तुम्हें। पहले ये देखो कि अगर धीरे धीरे हो रहा होता तो क्या होता, ये फोर्स ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती, धीरे धीरे कम होती, फिर उल्टी होती तो यहाँ पे जाती और यहाँ पे क्या सिचुएशन होती, कुछ इधर P होता तो और एक्सटेंशन L2 होता तो P इज इक्वल टू KL2, सिंपल हो जाता है। दैट मीन्स L1 इक्वल टू L2 हो जाता अगर ये सडनली ना हो रहा होता तो। अब सडनली के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालॉजी लगाओ। एनालॉजी क्या है, सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल होता, एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग पे इस ब्लॉक को ऐसे टांगा हुआ है और इस ब्लॉक को हमने पहले एक फोर्स P से पुश कर रखा है जिसकी वजह से ये मीन पोजीशन से L1 ऊपर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं P को सडनली हटा ले रहा हूँ ताकि ये बॉल इस ब्लॉक पे सडन फोर्स लगे नीचे की ओर mg। तो मोर और लेस देखो सिचुएशन यही बन रही है, सडन फोर्स लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है। तो इस केस में
क्या तुम एक्सटेंशन निकाल सकते थे? मान लो ये खींचता हुआ यहाँ तक आके रुकता कहीं फाइनल, तो क्या तुम ये L2 निकाल सकते थे? इस केस में बिल्कुल निकाल सकते थे। क्या करते? यहाँ पे काइनेटिक इसकी पोटेंशियल एनर्जी लेते प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते और इसकी एनर्जी से इक्वेट कर देते। अब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सल फोर्स, उल्टी वाली फोर्स तो है mg, लेकिन जब हम पुश कर रहे थे तब कितना फोर्स दे रहे थे हम? तब P इक्वल टू था mg प्लस KL1, यानी कि इधर की ओर शुरू में इतना फोर्स था, बट हमने जब उल्टा फोर्स किया सडन तो वो सिर्फ mg था। बट एनालॉजी सेम है, कंसेप्ट सेम है। यहाँ पे देखो तुम क्या कर रहे थे कि अब यहाँ पे तो हम पोटेंशियल एनर्जी लगा के इक्वेट करके निकाल लेते, बट यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है नहीं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम ग्रेविटी को एक्सटर्नल एजेंसी मानते हैं और ग्रेविटी mg फोर्स से पुल कर रही है। दैट मीन्स ग्रेविटी वर्क कितना कर रही है इस केस में, इसको नीचे ले जाने में ग्रेविटी का वर्क डन हुआ mg L1 प्लस L2। इतना वर्क ग्रेविटी ने किया इस पे। यही जो काम ग्रेविटी यहाँ कर रही है वही काम हमारे केस में ये एजेंसी कर रही है, जो कि इस ब्लॉक को पीछे खींच रही है सडनली। तो अब यही कंसेप्ट यहाँ लगा दो, देखो कितना इजीली आंसर आ जाएगा। इनिशियल यहाँ पे क्या करते, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो यहाँ भी इनिशियल ले लो। क्या है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? हाफ KL1 स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, यहाँ होता, यहाँ क्या होता, वर्क डन बाय P। वर्क डन बाय P क्या हुआ? P टाइम्स कितना, L1 से लेके, L1 पहले कंप्रेस था, बाद में कहाँ तक गया, मान लो L2 तक गया, तो L1 प्लस L2, दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये ब्लॉक जाके रुक गया, कहीं पे जाके एक्सट्रीम पोजीशन पर रुक गया। दैट मीन्स B इक्वल टू 0 हो गई। तो उस टाइम पे इसमें एनर्जी क्या है, सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो कि है हाफ KL2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे P क्या है, इनिशियली P की वजह से L1 कंप्रेशन था, तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू KL1। ठीक, अब तुम इसको सॉल्व कर लो बस। L2 इधर, KL1 को इधर ले जाओ, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, P को रख दो KL1 टाइम्स L1 प्लस L2 इज हाफ L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, L2 माइनस L1, L2 प्लस L1। अब L2 प्लस L1 कैंसिल हो गया और ये K कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 2 इधर जाके 2L1 इज L2 माइनस L1। दैट मीन्स L2 क्या मिल गया हमें, L2 इज इक्वल टू 3L1। यही इसका आंसर है। सो आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया, और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू।